नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान कुट क्लासेस के इस नए लाइव सेशन में। इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वह यह है कि हम यह समझ पाएँ कि हम किसी भी स्थान की एग्ज़ैक्ट लोकेशन कैसे पता लगा सकें। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगी। अगर आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बेस्ट वे बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को देखना है और इस चैप्टर का ओवरव्यू लेना है। उसके बाद आपको ये चैप्टर खुद एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ने के बाद इस वीडियो को फिर से देखना है और फिर अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, तो इस चैप्टर को आप आसानी से समझ पाएँगे और किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से इस चैप्टर को रिकॉल कर पाएँगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में देखेंगे क्या-क्या। इस चैप्टर में हम मानचित्रों के बारे में देखेंगे, ग्लोब के बारे में देखेंगे, अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद समय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मानचित्र के बारे में कि मानचित्र क्या होते हैं। तो मानचित्र जो है किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक चित्रण होता है। मानचित्र किसी स्थान का पता लगाने के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करता है। यानी कि मानचित्र जो है वो किसी भी स्थान का एक प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक चित्रण होता है, ड्राइंग होती है और मानचित्र जिस स्थान का वह होता है, उस स्थान के लिए हमारे लिए गाइड के रूप में काम करता है। तो ये 2 चीज़ें आपको मानचित्र के बारे में याद होनी चाहिए। अब बात करें कि मानचित्रों की किताब या फिर जो मानचित्रों का संग्रह होता है, बुक या फिर कलेक्शन जो होती है मानचित्रों की, मैप्स की, उसको हम कहते क्या हैं? तो उसको हम एटलस कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मानचित्रों के प्रकारों के बारे में। तो मानचित्र के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है भौतिक यानी फिज़िकल, दूसरा है राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल और तीसरा है थीमेटिक। भौतिक मानचित्र की बात करें तो भौतिक मानचित्र में पहाड़ों, नदियों और जितने भी हमारे आसपास की फिजिकल चीज़ें हैं, उन सभी को भौतिक मानचित्र द्वारा दिखाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो राजनीतिक मानचित्र में किसी देश की सीमाएं या फिर राज्यों की सीमाओं को वाला जो मानचित्र होता है, उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र की बात करें तो थीमेटिक मानचित्र जो है वो किसी विशेष जानकारी को दिखाने के लिए होता है, जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या को दिखाने के लिए, किसी क्षेत्र में वर्षा को दिखाने के लिए, इस तरह किसी विशेष जानकारी को दिखाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं मानचित्रों के घटकों के बारे में, यानी कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं मानचित्र के। यदि किसी मैप में ये कंपोनेंट ना हो, तो हम उस मानचित्र को मैप नहीं मान सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो हैं टोटल हमारे पास 3 होते हैं। बात करें कि कौन-कौन से होते हैं, तो पहला जो है वो होता है दूरी यानी डिस्टेंस, दूसरा होता है दिशा यानी डायरेक्शन और तीसरा होता है प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल्स। तो दूरी का अर्थ होता है कि जितनी दूरी वास्तव में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की है, उतनी ही दूरी जो है मानचित्र पर भी उस स्थान की होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एग्ज़ैक्ट दूरी वाला मानचित्र बनाने लगें, तो ये बहुत कठिन है क्योंकि हमें फिर बहुत बड़ा मानचित्र बनाना पड़ेगा। लेकिन आपने मानचित्र छोटे-छोटे भी देखे हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी स्थान का छोटा मानचित्र है, लेकिन उसमें धरातल पर जो वास्तविक दूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान की वो भी दिखाई गई है। तो इसके लिए जिसका हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं स्केल। स्केल क्या होती है? तो ये होती है कि जो मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी का अनुपात, यानी स्केल जो है मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी का अनुपात जो होता है उसको हम स्केल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है,
और उस 1 किलोमीटर को मानचित्र में 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है। तो जितनी भी चीज़ें आपके घर से स्कूल के बीच जाते समय आती हैं, तो वो सारी चीज़ें मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जो है उसमें दिखाई गई हैं। यानी कि मान लीजिए आपके घर से स्कूल में जाने के बीच एक मॉल आता है, दुकानें आती हैं, प्लेग्राउंड आता है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें उस मानचित्र में भी होगी, लेकिन वो सिर्फ़ उस 1 सेंटीमीटर में दिखाई गई होंगी और उनको 1 सेंटीमीटर में दिखाना संभव नहीं है। इसलिए सीधा आपका घर और आपका स्कूल जो है, वो ही उस पर 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया होगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि स्केल क्या होती है। तो इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़े क्षेत्र को मानचित्र में दिखाना, ये इसका यूज़ होता है। स्केल के द्वारा ही हम बड़े क्षेत्र को मानचित्र में दिखा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है दिशा। जो दूसरा घटक है वो है दिशा। दिशाएँ जो हैं हमारे पास 4 प्रमुख दिशाएँ होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जिनको हम चतुर्दर्शी या फिर प्रधान बिंदु भी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। तो ये 4 दिशाएँ कौन-कौन सी हैं? तो इसमें 4 दिशाएँ होती हैं, पहली नॉर्थ, दूसरी साउथ, तीसरी ईस्ट और चौथी वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर को हम एन से, दक्षिण को हम एस से, पूर्व को हम ई से और पश्चिम को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। इसमें एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है, वो रखनी है कि उत्तर दिशा जो है वो मैप में यानी मानचित्र में हमेशा ऊपर की तरफ होती है। यानी जब हम मानचित्र को सीधा पकड़ते हैं, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो हमेशा नॉर्थ का होता है और नॉर्थ को मानचित्र में ऊ अक्षर या फिर एक तीर द्वारा, इस तरह के तीर द्वारा दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। तो प्रतीक चिन्ह जो है ये कम स्थान पर अधिक जानकारी को दिखाने के लिए सांकेतिक चित्र या आकृति या फिर रंग आदि का प्रयोग जब हम करते हैं, तो उन्हीं को प्रतीक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मानचित्र पर पानी को दिखाने के लिए हम नीले रंग का प्रयोग करते हैं। तो नीला रंग क्या हो गया? वो एक सिंबल हो गया जिससे हमें पता लग जाता है कि यदि मानचित्र पर कहीं नीला रंग है, तो वो पानी को दिखा रहा है। इस तरह के जो सांकेतिक चित्र, आकृतियाँ या रंग आदि होते हैं, उन्हीं को हम प्रत्येक चिन्ह कहते हैं। और जब किसी मानचित्र में ये 3 चीज़ें यानी दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह ये होते हैं, तभी हम उसे मानचित्र कहते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि दूरी को दिखाने के लिए मानचित्र में स्केल का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा मानचित्र में ये नीचे की तरफ राइट या लेफ्ट साइड में होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब के बारे में बात करते हैं कि ग्लोब होता क्या है? तो ग्लोब जो है पृथ्वी का त्रियामी यानी 3 डायमेंशनल मॉडल होता है। वहीं पर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि मानचित्र जो है वो पृथ्वी का 2D मॉडल होता है यानी 2 डायमेंशनल मॉडल होता है। अब बात करते हैं कि जब हमारे पास मानचित्र होते हैं, तो हमें ग्लोब की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ग्लोब की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि ताकि हम पृथ्वी का एग्ज़ैक्ट अध्ययन कर सकें यानी एग्ज़ैक्ट स्टडी कर सकें। उसके लिए ग्लोब की आवश्यकता होती है हमें, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, हालाँकि पूर्ण रूप से गोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे गोलाकार मानते हैं और गोलाकार होने के कारण क्या है, इसको चपटी सतह पर दिखाना कठिन होता है। जिस तरह मानचित्र को हम चपटी सतह पर दिखाते हैं, उस तरह पृथ्वी के एग्ज़ैक्ट शेप को चपटी सतह पर दिखाना मुश्किल होता है, कठिन होता है, इसलिए हमें ग्लोब का सहारा लेना पड़ता है। तो बात करें कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जो है पूर्ण गोल ना होकर जियोइड है, यानी भू-आब की तरह है और भू-आब आकार उसी को कहते हैं जो पृथ्वी की तरह का आकार होता है। तो पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट गोल नहीं है। ये थोड़ी-सी चपटी हुई है और ये चपटी कहाँ पर है? तो ये ध्रुवों पर चपटी है।
तो ध्रुव क्या होते हैं? तो ध्रुव होते हैं पृथ्वी का निचला और बिल्कुल जो ऊपरी हिस्सा होता है वो। तो वहाँ से ये थोड़ी दबी हुई है, इसलिए ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है। आपने ऑरेंज देखे होंगे जो ऊपर और नीचे से थोड़े चपटे होते हैं और साइड से गोल होते हैं, तो पृथ्वी भी उसी की तरह होती है। और जो पृथ्वी की तरह का आकार होता है उसको हम जियोइड कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि जो ग्लोब है वो पृथ्वी के आकार के समान गोलाकार है, इसीलिए हम ग्लोब का उपयोग करते हैं पृथ्वी के एग्जैक्ट अध्ययन के लिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यही कारण है कि हम ग्लोब का उपयोग करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ग्लोब पर अपने स्थान को कैसे खोजें। यानी कि जो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी स्थान का पता कैसे लगा सकते हैं। तो किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन लगाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं निर्देशांक प्रणाली या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देशांक प्रणाली क्या होती है? तो ये होती है पृथ्वी के किसी स्थान की सटीक स्थिति यानी एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाने के लिए निर्देशांक प्रणाली का प्रयोग होता है। निर्देशांक प्रणाली में आता है निर्देशांक। तो निर्देशांक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं? तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं जो मिलकर निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। और एक स्थान के यानी किसी एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं और वो 2 निर्देशांक कौन-कौन से होते हैं? वो होते हैं अक्षांश और देशांतर। अब देख लेते हैं कि हम इनके द्वारा कैसे किसी स्थान की एग्ज़ैक्ट लोकेशन पता लगाते हैं। तो जैसा आप इस ग्लोब में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बिंदु को जो है हाइलाइट किया गया है। तो ये बिंदु कौन-सा है और इसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन हमें पता कैसे लगेगी? तो अक्षांश और देशांतर द्वारा हम इस बिंदु को कैसे पहचान सकते हैं? तो जो ये बिंदु है ये 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो आपको रेखाएँ दिख रही हैं, कुछ रेखाएँ देखिए इस तरह से हैं और कुछ रेखाएँ इस तरह से हैं और ये रेखाएँ जो आपको दिख रही हैं, तो ये रेखाएँ जो हैं ग्रिड बनाती हैं। ग्रिड कहाँ पर बना रही हैं? जब ये ऐसे मिलती हैं, एक-दूसरे को काटती हैं, तो ये ग्रिड बनता है। तो ग्रिड जो है अक्षांश व देशांतर रेखाओं द्वारा बनाया गया एक जाल होता है, यानी नेटवर्क होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में कि अक्षांश यानी जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, वो क्या होते हैं? तो अक्षांश रेखाएँ काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, यानी इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, यानी अक्षांश रेखाएँ जो हैं वो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, उसके साथ-साथ चलती हैं, इसलिए इन्हें समांतर रेखाएँ भी कहा जाता है। आप यहाँ मैप में ये वाली जो ल रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है ये भूमध्य रेखा है और इस तरह से आपको जो ये लाइनें दिख रही हैं ऊपर की तरफ नीली-नीली ये वाली, तो इस तरह की ये जो लाइनें हैं ये सारी अक्षांश रेखाएँ हैं और ये भूमध्य रेखा के समांतर हैं, इसलिए इनको हम समांतर रेखाएँ भी कहते हैं। अक्षांश रेखाएँ जो हैं वो वृत्त बनाती हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है और ग्लोब पर जो है सबसे बड़ा वृत्त वो भूमध्य रेखा होती है। उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त छोटे होते जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ये एक इस तरह का एक वृत्त है, इसके ऊपर ये जो है अक्षांश रेखाएँ हैं, तो जैसे-जैसे हम उत्तर की या दक्षिण की ओर जाते जाते हैं, तो ये छोटी-छोटी होती जाती हैं और एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं, तो ध्रुवों पर ये एक बिंदु के समान ही रहती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि प्रत्येक अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। यानी मान लीजिए एक अक्षांश रेखा ये है और दूसरी अक्षांश रेखा ये है।
तो इन दोनों के बीच जो दूरी है वो 111 किलोमीटर की है। बात करें कि कुल अक्षांश रेखाएँ कितनी होती हैं? तो कुल अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो 0 डिग्री जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है और इसी के साथ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होते हैं। यानी 90 उत्तरी रेखाएँ होती हैं और 90 जो हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएँ होती हैं। तो जब हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो ये टोटल हो जाती हैं 181। तो आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 181 जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं, ये पृथ्वी को 2 भागों में बाँटती हैं, समान भागों में, जिसमें एक होता है उत्तरी गोलार्ध, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध, जिसको सदर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये उत्तरी गोलार्ध का है और ये वाला हिस्सा जो है, ये दक्षिणी गोलार्ध का है। अब आगे बात करते हैं कि जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं, इनका सीधा संबंध जो है जलवायु के साथ होता है। यानी अक्षांश रेखाएँ जो है वो क्लाइमेट यानी जलवायु से संबंधित होती हैं। अक्षांशों से हमें पता लग जाता है कि किस क्षेत्र की क्या जलवायु है। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्ण जलवायु वाला होता है। यानी ये भूमध्य रेखा हो गई हमारे पास, तो इससे लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री या फिर 30 डिग्री हम मानकर चलते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर जो तापमान है वो हमेशा उष्ण रहता है यानी गर्म रहता है। और भूमध्य रेखा से दूर जाने पर शीतोष्ण जलवायु होती है। यानी जैसे ही हम 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच जाते हैं तो वहाँ पर जलवायु शीतोष्ण होती है। यानी कुछ महीने वहाँ पर गर्मी होती है और कुछ महीने वहाँ पर सर्दियाँ होती हैं। और फिर जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जलवायु जो है वो ठंडी होने लगती है, यानी वहाँ पर शीत जलवायु पाई जाती है ध्रुवों की ओर। यानी 60 डिग्री से ऊपर जाते हैं 90 डिग्री तक, तो वहाँ पर जलवायु जो है वो ठंडी होने लग जाती है। तो अब बात करते हैं कि ध्रुव जो है वो क्या होते हैं? तो ध्रुव जो है पृथ्वी या फिर ग्लोब का ऊपरी एवं निचला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये वाला क्षेत्र होता है और ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम ध्रुव कहते हैं और ये थोड़ा-सा चपटा होता है, जिस कारण पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अब आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, जिनको हम लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। जैसा आप यहाँ मैप में इस वाली लाइन को देख रहे होंगे, तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं और इस तरह की जो लाइनें होती हैं, उन्हीं को हम देशांतर रेखाएँ कहते हैं। तो यह जो है देशांतर रेखाएँ पूर्ण गोल नहीं होती हैं, बल्कि अर्धवृत्त होती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं, वो इस तरह से पूर्ण वृत्त होती हैं, यानी पूर्ण रूप से गोल होती हैं। लेकिन ये जो देशांतर रेखाएँ हैं, इसके आप परिभाषा ही देखेंगे तो ये होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएँ। तो ये इस तरह की होती हैं, ऐसे। ये पूर्ण गोल नहीं होती हैं, सिर्फ़ अर्धवृत्त होती हैं। देशांतरों का उपयोग जो है हम समय को मापने के लिए करते हैं। जैसा हम अक्षांशों का उपयोग जलवायु को पता लगाने के लिए करते हैं, उसी तरह देशांतरों का उपयोग हम समय को मापने के लिए करते हैं। और कुल देशांतर रेखाएँ 360 हैं, यानी कि पूर्व की तरफ 180 देशांतर रेखाएँ होती हैं और पश्चिम की तरफ भी 180 देशांतर रेखाएँ होती हैं और ये टोटल जो है वो 360 हो जाती हैं। अब आपके दिमाग में ये एक सवाल आ रहा होगा कि ये 361 क्यों नहीं होती हैं, जिस तरह अक्षांश रेखाएँ 181 होती हैं?
तो ये 361 इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि जो 180 डिग्री देशांतर होता है, वो दोनों यानी पश्चिमी और पूर्वी का एक ही होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि जो देशांतर रेखाएँ हैं, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बाँटती हैं। जिस तरह अक्षांश रेखाएँ 2 भागों में बाँटती हैं, उसी तरह देशांतर रेखाएँ भी 2 भागों में बाँटती हैं। इसमें जो पहला भाग होता है उसको हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और दूसरे भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा वो एक पश्चिमी गोलार्ध है और ये वाला हिस्सा जो है ये पूर्वी गोलार्ध है। और अक्षांश रेखाएँ जो हैं पृथ्वी को वो इस तरह से 2 भागों में बाँटती हैं, जिसमें एक उत्तरी बन जाता है और दूसरा दक्षिणी बन जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रमुख या मध्योत्तर रेखा के बारे में यानी प्राइम मेडिरेरियन के बारे में। तो देशांतरों की गिनती कहाँ से शुरू करें, इसके लिए एक लाइन तय की गई। हमारे पास अक्षांशों की गिनती शुरू करने के लिए भूमध्य रेखा है, लेकिन देशांतरों की गिनती शुरू करने के लिए हमारे पास कोई रेखा नहीं है। तो इसके लिए एक लाइन तय की गई, जिसको प्रमुख यमोत्तर यानी प्राइम मेडिरेरियन कहा गया और ये 0 डिग्री देशांतर होती है। जिस तरह भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश होती है, उसी तरह प्राइम मेडिरेरियन यानी प्रमुख यमोत्तर जो है वो 0 डिग्री देशांतर होती है। और जो 0 डिग्री देशांतर है, यानी जो लाइन तय की गई कि हम देशांतरों की गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, तो वो रेखा निकलती है ग्रीनविच से। और ये जो ग्रीनविच है ये इंग्लैंड में है और ये ग्रीनविच रेखा जो है यानी प्रमुख यामोत्तर रेखा ये लंदन से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये रेखा जो तय की गई थी कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा होगी, ये की गई थी 1884 में, ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो है पूरी दुनिया के लिए मानक समय का निर्धारण करती है, यानी इसके पूर्व में समय आगे होता है और इसके पश्चिम में समय पीछे होता है। आपको यहाँ पर ये जो रेखा दिख रही है ये वाली, तो इसी रेखा को जो है प्रमुख यमोत्तर रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर जो आपको ये रेखा दिख रही है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये जो प्रमुख यमोत्तर रेखा है प्राइम मेडिरेरियन है, ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है और इसको तय किया गया था 1884 में। एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत की पुरानी मुख्य यामोत्तर रेखा थी वो उज्जैनी थी, यानी उज्जैन से होकर गुजरती थी और उसका देशांतर था 70.8 डिग्री और इसे मुख्य रेखा के रूप में जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं और देशांतरों के बीच क्या-क्या अंतर है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएँ हैं, ये देशांतर रेखाएँ हैं। तो दिशा की बात करें तो अक्षांश रेखाएँ पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से। और देशांतर रेखाएँ जो हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, इस तरह से। ये आपको ध्यान में रखना है। आकार की बात करें तो अक्षांश रेखाएँ पूर्ण वृत्त होती हैं, यानी फुल सर्कल होती हैं, इस तरह से। और देशांतर रेखाएँ जो है ये अर्धवृत्त होती हैं, इस तरह से। कुल संख्या की बात करें तो अक्षांश रेखाएँ 181 होती हैं और देशांतर रेखाएँ 360 होती हैं। मुख्य कार्य की बात करें तो अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य जलवायु का वर्गीकरण करना होता है और देशांतर रेखाओं का मुख्य कार्य समय का वर्गीकरण करना होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं समय क्षेत्र के बारे में कि समय क्षेत्र होता क्या है? तो पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर एक चक्कर यानी एक रोटेशन जो है वो 24 घंटे में पूरा करती है। एक चक्कर का अर्थ होता है 360 डिग्री घूमना और एक चक्कर जो है पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है, तो उसे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो 360 को जब हम 24 से भाग देते हैं, तो हमारे पास आता है कि पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है और
यहाँ पे 11 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा और 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को जो है वो 4 मिनट का समय लगता है। ये पूरा आपको याद होना चाहिए या आप इसको एक बार फिर से समझें कि पृथ्वी जो है, आपको पता है वो 2 प्रकार की गतियाँ करती है, एक अपने अक्ष पर और एक सूर्य के चारों ओर। तो अपने अक्ष पर उसको 1 चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। 1 चक्कर का मतलब होता है कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो 24 घंटे में उसे 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो जब 24 को हम 360 से भाग करेंगे, तो हमारे पास निकल कर आएगा 15। तो इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। यानी पृथ्वी 1 घंटे में 15 अक्षांशों को पार करती है और इस हिसाब से पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और जो मेन बात है वो ये है कि जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय जो है वो घटता है। जैसा आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, जब हम इस तरफ जाते हैं तो समय कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री पर 12 बजे हुए हैं। जब हम 15 डिग्री पीछे आते हैं तो यहाँ पर 11 बजे हैं। यानी 15 डिग्री पश्चिमी या वेस्ट देशांतर पर आते हैं तो यहाँ पर 11 बजे का टाइम है और इससे पीछे आते हैं तो 10 बजे हैं, इससे पीछे आते हैं तो 9 बजे का समय है। और इसी तरह जब हम 0 डिग्री से 15 डिग्री ईस्ट या पूर्व की तरफ जाते हैं तो 1 बज जाता है, 11 बजे की जगह वहाँ पर 1 बजा होता है। आगे जाते हैं 15 डिग्री तो 2 बजे होते हैं, 15 डिग्री आगे जाते हैं तो 3 बजे होते हैं। आपको पता लग गया होगा जो 0 डिग्री यानी प्रमुख यमोत्तर है, उसके पश्चिम की ओर जाने पर समय कम होता है और पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। अब आगे बात करते हैं टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो ये वाली लाइन है ये कैसे टेढ़ी और मेढ़ी है, तो ये क्यों है? तो समय क्षेत्र को बाँटने वाली रेखाएँ या रेखा होगा वो सीधी नहीं होती है। तो जो समय क्षेत्र को बाँटती है रेखा, उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इंटरनेशनल डेटलाइन। तो इंटरनेशनल डेटलाइन जो है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसको हम कहते हैं और इसके पूरब में 1 दिन आगे होता है। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके पूर्व की तरफ 1 दिन आगे होता है। मान लीजिए यहाँ पर मंडे है, तो इसके जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, वेस्ट वाला हिस्सा है, वहाँ पर संडे होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये टेढ़ी-मेढ़ी क्यों होती है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये टेढ़ी-मेढ़ी इसलिए होती है क्योंकि इसके बीच में जो देश आते हैं, अगर ये टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होगी, तो उन देशों में अलग-अलग दिन हो सकता है। तो इसलिए कि उन देशों में अलग-अलग दिन ना हो, इसीलिए इसको टेढ़ी-मेढ़ी बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टेढ़ी-मेढ़ी रेखा कौन-सी होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, यानी इंटरनेशनल डेटलाइन। और ये कौन-सी देशांतर होती है? तो ये होती है 180 डिग्री देशांतर। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो एक बार इस वीडियो को आप ओवरव्यू के तौर पर देखिए, फिर चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि है महासागर और महाद्वीप। तो तब तक आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।